दीवार पर जो फोटो था वह उस समय का था जब अधीरा ने सामने से चलकर अथर्व को प्रपोज किया था। वह तस्वीर देखकर अधीरा की आंखें भर आई। उसकी आंखों के सामने फिर से एक बार उसके जीवन के खास पलों की झलक उभर आई। अथर्व उसे रुलाना नहीं चाहता था, वह तो बस उसे एहसास दिलाना चाहता था कि वह आज जो भी जीवन जी रहा है वह अधीरा की देन है। लेकिन जब अथर्व ने अधीरा की आंखों में आंसू देखे तो वह खुद को रोक नहीं पाया और अधीरा के पास चला गया। अधीरा झूले पर बैठी थी तो अथर्व ने उसके आंसू पोंछे और फिर उसके सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। अधीरा का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे सहलाने लगा। पिकाचू, मेरा इरादा तुम्हें रुलाने का नहीं था, मैं तो बस तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता था कि हमारे रिश्ते की शुरुआत तुम्हारे ही कारण हुई थी। तुमने ही पहल की थी। मेरे पत्थर बन चुके दिल में तुम्हारे प्रयासों से ही प्रेम के अंकुर फूटे थे। अथर्व बोल रहा था और अधीरा नजरें झुकाकर उसकी बातें सुन रही थी। अथर्व ने उसके आंसू पोंछ दिए थे, फिर भी उसकी आंखें नम थी। अधीरा को अपने प्यार का एहसास कराते कराते अथर्व खुद भी जमीन से उठकर झूले पर अधीरा के पास बैठ गया। हालांकि उसकी नजरें तो अधीरा पर ही टिकी हुई थी। अथर्व ने देखा कि उसका यूं अधीरा को देखना अधीरा को असहज कर रहा है, इसलिए अथर्व ने अपनी नज़रें उससे हटाकर सामने देखने लगा और यूं ही सामने दीवार पर जो तस्वीर रिफ्लेक्ट हो रही थी उसकी तरफ देखते हुए अथर्व ने अपनी बात आगे बढ़ाई। पिकाचू, पिछले 2 साल से मैं चैन से सो नहीं पाया हूँ। जब से तुम मुझसे दूर गई हो तब से मेरी ज़िंदगी से सब कुछ चला गया है। मैं बस सुबह उठता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ और घर वापस आ जाता हूँ। लेकिन अब तो यह मुझे घर भी घर नहीं लगता। मेरे लिए यह केवल एक मकान है जिसे तुमने घर बनाया था। तुम्हारे जाने के बाद घर फिर से मकान बन गया है। प्लीज़ पिकाचू, वापस आ जाओ मेरी ज़िंदगी में। तुम्हारे बिना तुम्हारा अथर्व बिल्कुल अधूरा है। मैं आज फिर उसी जगह आकर अटक गया हूँ जहाँ तुम्हारे आने से पहले था, बिल्कुल अकेला। अथर्व आगे भी बहुत कुछ कहना चाहता था जो उसके दिल में था, वह अधीरा को बताना चाहता था। आज वह अपने दिल में पिछले 2 साल से जो कुछ भी भरकर रखा था उसे अधीरा के सामने उड़ेल देना चाहता था। लेकिन जब अथर्व को अपने कंधे पर एक भार महसूस हुआ तो उसने अपनी नज़रें फेरकर अपने कंधे की ओर देखा तो उसने देखा कि अधीरा ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया था। उसके दोनों हाथ अथर्व की भुजाओं को लिपटे हुए थे और उसकी आंखें बंद थी। अधीरा को इस तरह अपनी नींद में आराम से सोते हुए देखकर अथर्व के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने अधीरा का सिर अपने कंधे से थोड़ा हटाया और खुद झूले से उठ गया। उठकर अथर्व ने अधीरा को अपनी बाहों में उठा लिया। अथर्व अधीरा को ऐसे ही लेकर अपने मास्टर बेडरूम में आया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। वह खुद सुबह से एक ही कपड़ों में था, इसलिए उसने पहले जाकर कपड़े बदले और फिर आकर खुद भी अधीरा के बगल में लेट गया। बिस्तर पर आते ही अथर्व ने पीछे से ही अधीरा को आलिंगन में कस लिया। 2 साल बाद आज अथर्व को सुकून भरी नींद आई। सुबह जब अधीरा की आंख खुली तो उसे थोड़ी अजीब सी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि वह किसी के आलिंगन में है। अधीरा ने आंखें उठाकर देखा तो अथर्व का हंसता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया, जो प्रेम भरी नज़रों से उसे देख रहा था। उसे इस तरह देखकर अधीरा ने भी उसकी तरफ मुस्कुराया। उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर अथर्व ने आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया। अथर्व के होठों का स्पर्श होते ही अधीरा को एहसास हुआ कि वह अभी किस स्थिति में है और तुरंत ही उसने अथर्व के आलिंगन से छूटने की कोशिश की, लेकिन वह अथर्व से दूर हो पाती इससे पहले ही अथर्व उसे लेकर पलट गया, जिससे अधीरा बिस्तर पर आ गई और अथर्व उसके ऊपर। अथर्व ने अधीरा के चेहरे पर आए उसके बाल, जो सोने और उठने की वजह से अस्त व्यस्त हो गए थे, उन्हें ठीक करते हुए उसके कान के पीछे किए और अधीरा के करीब आ गया। अधीरा को ऐसा लगा कि उसने भी अपने हाथ आगे बढ़ाकर अथर्व की पीठ के चारों ओर लपेटते हुए उसे अपने आलिंगन में ले लिया। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद अथर्व अधीरा से थोड़ा अलग हुआ और मधोसी से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें पता नहीं पिकाचू, मैं कितना तड़पता हूँ।
तुम्हारे इस आलिंगन में आने के लिए आज जाकर मुझे सुकून मिला है। अधीरा भी अथर्व की बातों में खो गई और उसकी आंखों में एकटक देखती रही। अथर्व भी उसे ही देख रहा था। उसे देखते ही देखते अथर्व अधीरा के और करीब आने लगा। अधीरा को ऐसा लगा कि अथर्व उसे किस करेगा, इसलिए उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन आंखें बंद करते ही उसे कुछ शब्द सुनाई देने लगे। अथर्व, अगर अधीरा को पता चलेगा कि तुम उसके साथ टाइम पास कर रहे हो, उसकी भावनाओं के साथ खेल रहे हो, तो क्या? वैसे भी वह अभी एक बच्ची है और मेरी पसंद इतनी भी खराब नहीं है कि मैं एक बच्ची के प्यार में पड़ जाऊँ। बस थोड़ा टाइम पास करूँगा, उसके साथ खेलूँगा और फिर जब मन भर जाएगा तो उसे छोड़ दूँगा। सच कहूँ तो मेरे लिए अधीरा एक खिलौना है। जब तक मन है तब तक खेलना है और जब मन भर जाए तो उसे उठाकर फेंक देना है। यह सब याद आते ही अधीरा ने अपनी आंखें खोल दी और इससे पहले कि अथर्व के होठ उसके होठों को छू पाते, उसने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। अथर्व को दूर करके वह खुद भी बिस्तर से उठ गई। खड़ी होने के बाद उसने अथर्व की तरफ उंगली करके गुस्से भरी आवाज़ में कहा, मैं बच्ची नहीं हूँ और ना ही टाइम पास करने का साधन, और ना ही मैं एक खिलौना हूँ जिसके साथ तुम अपनी मर्जी से खेलो। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा मिस्टर मल्होत्रा कि जितना हो सके मुझसे दूर ही रहो। इतना कहकर अधीरा वहाँ से बाहर निकल गई और घर के बाहर आकर सड़क पर चलने लगी। उस समय उसे कुछ पुरानी यादें याद आ रही थी जो उसके 20वें जन्मदिन की थी। अपने 20वें जन्मदिन के दिन अधीरा अथर्व के कॉल का इंतजार करते करते सो गई थी। उस समय अथर्व स्विट्जरलैंड में था। उसने अथर्व को कई बार कॉल किया था, लेकिन अथर्व ने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। यूं ही उसके फ़ोन का इंतजार करते करते अधीरा बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखें बंद हो गई थी। तभी उसके फ़ोन की नोटिफिकेशन रिंग बजी, जिसकी आवाज़ से अधीरा की आंख खुल गई। उसे लगा कि अथर्व का मैसेज आया होगा। यह सोचकर अधीरा ने मैसेज देखने के लिए फ़ोन हाथ में लिया। सच में अथर्व का ही मैसेज था, लेकिन वह कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं था बल्कि एक वॉइस मैसेज था। अधीरा ने जल्दी से वो वॉइस मैसेज प्ले किया तो उसमें पहले एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी और फिर थोड़ी देर बाद अथर्व की आवाज़ आई। वह लड़की अथर्व से पूछ रही थी, अथर्व, अगर अधीरा को पता चलेगा कि तुम उसके साथ टाइम पास कर रहे हो, उसकी भावनाओं के साथ खेल रहे हो, तो? उसके पूछने पर अथर्व ने उसे जवाब देते हुए कहा, तो क्या? वैसे भी वह अभी एक बच्ची है और मेरी पसंद इतनी भी ख़राब नहीं है कि मैं एक बच्ची के प्यार में पड़ जाऊँ। बस थोड़ा टाइम पास करूँगा, उसके साथ खेलूँगा और फिर जब मन भर जाएगा तो उसे छोड़ दूँगा। सच कहूँ तो मेरे लिए अधीरा एक खिलौना है। जब तक मन है तब तक खेलना है और जब मन भर जाए तो उसे उठाकर फेंक देना है। इसके बाद कोई आवाज़ नहीं आई, बस दोनों के कामुक स्वर सुनाई देने लगे। ये सारी कड़वी यादें एक बार फिर ताज़ा हो जाने पर अधीरा वहीं सड़क पर ही बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अधीरा के इस तरह रोते रोते चले जाने के बाद भी अथर्व बस उसी दिशा में देखता रहा जहाँ से अधीरा कमरे से बाहर गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक अधीरा को क्या हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, वह भी धीरे धीरे अथर्व के प्यार में पिघल रही थी, तो फिर अचानक उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया? अथर्व के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह खुद 2 साल से अधीरा की नाराज़गी और नफरत का कारण खोज रहा था, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। अब तक तो अथर्व बस इसी उम्मीद में जी रहा था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज अधीरा के अजीब व्यवहार से अथर्व क्रोध में आ गया। उसने गुस्से में आकर महज 2 मिनट में पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया। फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्योंकि अधीरा का अजीबोगरीब व्यवहार उसके मन को बेचैन कर गया था। ऊपर से उसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। प्यार से समझाने पर भी जब अधीरा ने अपनी नाराज़गी और नफरत नहीं छोड़ी, तो अथर्व ने एक निर्णय लिया। उसने मन ही मन अधीरा को याद करते हुए कहा, पिकाचू, बस अब बहुत हो गया। बहुत समझा लिया मैंने तुम्हें प्यार से और बहुत सह ली तेरी मनमानी, लेकिन अब नहीं। अब मुझे वह करना पड़ेगा जिससे तुम मेरे पास आओगी, मेरी होगी। लेकिन तुम्हें यह तरीका पसंद नहीं आएगा,
पर मैं भी मजबूर हूँ क्योंकि तुमने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। बस 5 दिन, आज से ठीक 5वें दिन, यानी तुम्हारे भाई की शादी के दिन तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। तुम मिसेज अधीरा अथर्व मल्होत्रा बन जाओगी, और वह भी ऑफिशियली तौर पर। थोड़ी देर बाद अथर्व ने अपने असिस्टेंट प्रतीक्ष को फ़ोन करके उसे कुछ आदेश दिए। साथ ही 2 साल पहले की जांच करने का भी आदेश दिया। उसने चेतावनी भी दी कि सारा काम 4 दिनों में पूरा हो जाना चाहिए। प्रतीक्ष तो पहले से ही अथर्व से डरता था। उस पर से ऊपर से अथर्व की धमकी, जिसने प्रतीक्ष को और डरा दिया। उसके मुंह से मुश्किल से शब्द निकले। प्रतीक्ष को पूरा प्लान समझाकर अथर्व ने फ़ोन रख दिया। उसने अपने विश्वास पात्र बॉडीगार्ड राणा को संदेश भेजकर अधीरा के पीछे लगा दिया और खुद फ्रेश होने चला गया। दूसरी तरफ ग्लोरी रेजिडेंसी के फ्लैट में अध्यांश थोड़ी देर से उठा। रात भर जागने और कल के दिन की थकान की वजह से वो देर तक सोता रहा। 10 बजे के बाद उसकी आंख खुली और नींद गायब हो गई। अध्यांश उठकर बैठा और उसने अस्वी को कमरे में ढूंढा, लेकिन उसे अस्वी कहीं नज़र नहीं आई। उसे याद आया कि उसने उसे नज़रअंदाज किया था, इसलिए वह रोते रोते सो गई थी। अध्यांश ने रात को सोने से पहले ही तय कर लिया था कि वह सुबह उठते ही अस्वी की नाराज़गी दूर कर देगा और उसे मना लेगा, लेकिन उसे उठने में देर हो गई। अस्वी कहीं नज़र नहीं आई तो अध्यांश ने एक गहरी सांस ली। जब से अस्वी उसके साथ रहने लगी थी तब से उसे आदत हो गई थी सुबह उठकर सबसे पहले अस्वी का चेहरा देखने की, लेकिन आज तो उसे अस्वी के दर्शन ही नहीं हुए। शमशेर भी आज बेंगलोर पहुंचने वाला था और बंसूरी को लेकर फ्लैट पर आने वाला था। यह बात याद आते ही अध्यांश जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरा और अलमारी से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर में फ्रेश होकर अध्यांश हॉल में आया। हॉल में अजर्व और उदय दोनों बैठे हुए थे, लेकिन अस्वी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। इसलिए उसने अजर्व से अस्वी के बारे में पूछा। सर, भाभी को तो मैंने सुबह से देखा ही नहीं है, जवाब में अजर्व ने बताया। अजर्व का जवाब सुनकर अध्यांश को थोड़ा अजीब लगा। उसी समय उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़ी, जहाँ चाय, कॉफ़ी और नाश्ता रखा हुआ था। यह देखकर अध्यांश ने अजर्व से पूछा, तो फिर ये चाय, कॉफ़ी और नाश्ता किसने बनाया? सर, जब मैं हॉल में आया तब डाइनिंग टेबल पर पहले से ही सब कुछ रखा हुआ था। अजर्व भी मेरे बाद ही आया था, इसलिए उसे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, उदय ने अध्यांश के सवाल का जवाब देते हुए बताया। तो फिर जान गई कहाँ? उदय की बात सुनकर अध्यांश के मन में सवाल उठा। अस्वी को ढूंढने के लिए अध्यांश ने उसके फ़ोन पर कॉल किया तो उसकी फ़ोन की रिंग वही हॉल में सुनाई दी। अध्यांश शमशेर और बंसूरी के आने से पहले अस्वी को ढूंढ लेना चाहता था, ताकि वह अपने सारे सवालों के जवाब देकर उसकी गलतफहमियां दूर कर सके। इसलिए उसने अजर्व और उदय से कहा कि वे घर में ही अस्वी को ढूंढे, क्योंकि उसने नोटिस किया था कि मेन डोर का लॉक अंदर से ही बंद था। इसका मतलब है कि अस्वी घर में ही है। अध्यांश का ऑर्डर मिलते ही अजर्व और उदय उठे और घर के हर कमरे को चेक करने लगे। जब उदय स्टडी रूम में गया तो उसे अस्वी वहाँ स्टडी रूम में मिली। अस्वी कुर्सी पर बैठी थी और उसका सिर सामने टेबल पर झुका हुआ था। उसे आराम से सोता देखकर उदय ने उसे परेशान न करने का निर्णय लिया और स्टडी रूम से बाहर निकल गया। हॉल में जाकर उदय ने अध्यांश को अस्वी के बारे में बताया। अध्यांश तुरंत स्टडी रूम में चला गया। स्टडी रूम में जाकर अध्यांश ने अस्वी को देखा तो उसे समझ में आया कि निश्चित रूप से अस्वी देर रात स्टडी रूम में आई होगी, क्योंकि उसके हाथ में एक किताब थी जो खुली हुई उसकी बगल में पड़ी थी। अस्वी शायद किताब पढ़ते पढ़ते वहीं स्टडी रूम में सो गई होगी। वह कल रात का नाइट ड्रेस पहने हुए थी, इसलिए अध्यांश को पक्का यकीन हो गया। अस्वी की नींद पूरी होने तक अध्यांश ने उसे वहीं सोने दिया और खुद उसके सामने जाकर कुर्सी पर बैठ गया। इसी तरह 2 घंटे बीत गए। इस बीच शमशेर भी बंसूरी को लेकर वहां पहुंच गया था, लेकिन अस्वी सो रही थी। इसलिए अध्यांश ने बंसूरी को इंतजार करने को कहा और उसे हॉल में बिठा दिया। 2 घंटे बाद अस्वी की नींद खुल गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली
आंखें खोलते ही उसे सामने बैठे अध्यांश का चेहरा नजर आया। उसे देखकर उसे एक बार फिर अपनी नाराजगी याद आ गई, जिससे अस्वी की आंखें नम हो गई। अस्वी ने अध्यांश से कुछ नहीं कहा और यूं ही गुस्से भरे चेहरे के साथ अध्यांश को देखे बिना स्टडी रूम से बाहर निकलकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर उसकी नज़र बिस्तर पर पड़ी, जहां उसके कपड़े रखे थे। उसे पता था कि यह सब अध्यांश ने ही किया होगा, इसलिए उसने चुपचाप कपड़े उठाए और बाथरूम में चली गई। अस्वी स्टडी रूम से बाहर निकली तो उसके पीछे अध्यांश भी बाहर आया, लेकिन वह बेडरूम में नहीं जाकर हॉल में बैठ गया। 10-15 मिनट बीते होंगे, तभी अस्वी हॉल में आई। हॉल में बंसूरी को बैठा देखकर अस्वी हैरान हुई, लेकिन फिर उसे याद आया कि अध्यांश ने कहा था कि जो गलतफहमियां उसके मन में हैं उन्हें वही शख्स दूर करेगा जिसने उसके मन में गलतफहमियों के बीज बोए थे। यह बात याद आते ही अस्वी को समझ में आया कि अध्यांश ने बंसूरी को उसके सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया होगा। अस्वी हॉल में आई तो बंसूरी तुरंत खड़ी हो गई और उसके पास आकर उसके पैरों में गिर गई। बंसूरी ने अस्वी के पैरों को पकड़कर उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, हमें माफ़ कर दो रानी साहिबा, मेरी बिना सोचे समझे बोलने की आदत की वजह से आपके और राजा साहब के बीच गलतफहमी हो गई। मेरी बातों के कारण आपकी तबीयत खराब हुई, लेकिन सच कहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप राजा साहब की अर्धांगिनी हैं। राजा साहब के दूसरे विवाह की बात मेरे मन में इसलिए आई थी कि मुझे नहीं पता था कि राजा साहब का विवाह हो चुका है। ऊपर से पाकी मैडम का राजा साहब के लिए पागलपन मैंने देखा था, इसलिए मुझे लगा कि हुकुम शाह ने राजा साहब को इस बारे में बताने के लिए बुलाया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हुकुम शाह पहले से ही राजा साहब की शादी के बारे में जानते हैं और उनके मन में पाकी मैडम के राजा साहब के साथ शादी करने का विचार दूर दूर तक नहीं है। मुझसे गलती हो गई रानी साहिबा, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप और राजा साहब जो सज़ा देंगे वह मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपने किए पर पछतावा है। बंसूरी ने अस्वी के पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगी, लेकिन उसके मुंह से खुद को रानी साहिबा का संबोधन सुनकर उसे शौक लगा। उसे तो अध्यांश की पूरी पहचान ही नहीं थी, इसलिए खुद को रानी साहिबा और अध्यांश के लिए राजा साहब का संबोधन अस्वी के लिए अचरज भरा था। अस्वी के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उनके जवाब केवल अध्यांश से ही मिल सकते थे। अध्यांश का ख्याल आते ही अस्वी को अध्यांश की सारी बातें याद आ गई। उसने बार बार कहा था कि उसके दिमाग में उसकी शादी को लेकर जो बातें चल रही है वो उसकी गलतफहमी है, लेकिन अस्वी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और उसे ही गलत कहा। अपनी गलती का एहसास होते ही अस्वी ने अपनी नज़रें झुका ली, जो थोड़ी देर पहले एकटक अध्यांश को देख रही थी। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि उसे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जब अस्वी ने नज़रें झुका ली तो उसने अपने पैरों को पकड़कर नीचे ज़मीन पर बैठी बंसूरी को देखा। हकीकत जानने के बाद अस्वी को जितना गुस्सा खुद पर आया, उतना ही गुस्सा उसे बंसूरी पर भी आया, लेकिन कोई उसके पैरों को पकड़े ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने मुड़कर बंसूरी को खड़ा किया। बंसूरी अभी भी अस्वी से माफ़ी मांगती रही। रानी साहिबा मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। रानी साहिबा मुझे माफ़ कर दीजिए। उसे ऐसे लगातार बोलते देख अब तो अस्वी को भी परेशानी होने लगी, इसलिए उसने बंसूरी के मुंह पर हाथ रखकर पहले तो उसका बोलना बंद कराया और फिर उसे कहा, लुक बंसूरी, जो होना था वो हो गया, अब तुम या मैं इसे बदल नहीं सकते, तो प्लीज चुप हो जाओ। और हाँ, मैं तुमसे नाराज भी नहीं हूँ और गुस्से में भी नहीं हूँ, तो फिर माफ़ी का तो सवाल ही नहीं उठता, इसलिए रिलैक्स रहो। अस्वी और बंसूरी के बीच की बातचीत खत्म होने से पहले ही अध्यांश ने शमशेर की ओर देखकर एक इशारा किया। अध्यांश का इशारा समझकर शमशेर ने भी एक नज़र बंसूरी पर डाली। बंसूरी उसकी नज़रें देखकर ही सहम गई। उसे और कुछ कहे बिना अस्वी से बस इतना ही कहा, मुझे अब जाना चाहिए रानी साहिबा, फिर से आई एम सॉरी। अस्वी को तो कुछ समझ नहीं आया कि अचानक बंसूरी का मिजाज क्यों बदल गया, लेकिन वो बंसूरी से कुछ पूछे इससे पहले ही बंसूरी उसकी नज़रों से दूर हो गई थी। शमशेर भी उसके पीछे पीछे चला गया। अब घर में बचे अध्यांश, अस्वी, आजर्ब और उदय
अध्यांश ने अस्वी को ना देखते हुए अजर और उदय को भी इशारा किया। इसलिए उन दोनों ने भी अस्वी से ऑफिस जाने की बात कहकर घर से बाहर निकल गए। अस्वी दोनों को पीछे से बुलाती रही, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं रुका। घर पूरी तरह खाली हो गया। इसलिए अध्यांश अस्वी के पास गया। अध्यांश को अपने इतने करीब देखकर अस्वी की सांसें थम गई। उसे पहले से ही अपने किए पर शर्म महसूस हो रही थी और ऊपर से अध्यांश उसके इतने करीब था कि उसकी निकटता सहन नहीं हो रही थी। इसलिए अस्वी ने सिर झुका लिया। अध्यांश को कभी पसंद नहीं था कि अस्वी किसी के सामने सिर झुकाए, चाहे वह खुद क्यों ना हो। उसे ऐसा देखकर अध्यांश ने हाथ से उसकी ठुड्डी पकड़ी और उसका चेहरा ऊपर किया। अस्वी की नजरें मिलते ही अध्यांश ने देखा कि उसकी आंखें शर्मिंदगी के साथ साथ आंसुओं से भरी हुई थी। उसे अपने किए पर पछतावा था जो उसकी आंखों में अस्पष्ट था। अध्यांश से उसका ऐसा रोना सहन नहीं हुआ और उसे खींचकर अपनी ओर ले आया और बाथरूम में ले गया। अध्यांश ने उसका रोना बंद कराने के लिए अस्वी की पीठ पर हाथ रखा और उसे सहलाने लगा। रिलैक्स जान, कुछ गलत नहीं हुआ तो फिर ये आंसू क्यों बहा रही हो? अध्यांश ने अस्वी को शांत करने के लिए कहा। अस्वी ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन अध्यांश, मैंने आप पर शक किया। आपने मुझे कितना कुछ बताया कि ये सब बातें गलत है, फिर भी मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। इट्स ओके जान, जो बीत गया उसे याद करके दुखी होने का कोई मतलब नहीं है। प्लीज जान, शांत हो जाओ। अध्यांश ने अस्वी से थोड़ी दूरी बना ली और उसके आंसू पोंछते हुए कहा। अध्यांश अस्वी से अलग हुआ था, लेकिन दूर नहीं गया। इसलिए अस्वी ने पैरों के पंजों पर थोड़ा ऊंचा होकर अपने दोनों हाथ अध्यांश के गले में लपेट ली। अध्यांश को उसका ऐसा व्यवहार थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उसने अस्वी की आंखों में देखा, जैसे पूछ रहा हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अध्यांश की ऐसी नज़रों को देखकर अस्वी ने इधर उधर नजरें फेरनी शुरू कर दी, लेकिन अंत में वह बोल ही पड़ी, अध्यांश, मुझे भूख लगी है। बोलते समय उसके चेहरे पर दुनिया की सारी मासूमियत झलक रही थी। अस्वी के मुंह से भूख का शब्द सुनकर अध्यांश थोड़ा भड़क गया। तो तुम्हें किसने कहा था भूखे पेट सोने को? मैं तो खाने के लिए गया था। अध्यांश को ऐसा देखकर अस्वी ने फिर से नजरें झुका ली। डर के मारे उसे ऐसा डरते हुए देखकर अध्यांश अपनी हंसी नहीं रोक सका और खुलकर हंसने लगा। अध्यांश को अपने ऊपर हंसते देखकर अस्वी को समझ में आया कि वह उसका मजाक उड़ा रहा था। अध्यांश को अपनी मजाक उड़ाते हुए देखकर अस्वी ने उसे धक्का दिया और किचन की ओर चली गई। अध्यांश को अस्वी का गुस्सा भी स्वीट लगा। वह बस उसे जाते हुए देखता रहा। थोड़ी देर बाद वह भी अस्वी के पीछे पीछे किचन में आ गया। अस्वी किचन में आकर स्लैब के पास खड़ी थी और सोच रही थी कि वह क्या खाना बनाए। उस वक्त उसकी एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरे हाथ की उंगलियां उसकी ठुड्डी पर रखी हुई थी। उसकी ऐसी अदाएं हमेशा अध्यांश को अस्वी के लिए पागल बना देती थी, लेकिन अब रोमांस करने का समय नहीं था, बल्कि खाना बनाने का समय था। ऐसा सोचकर अध्यांश भी अस्वी के पास आया और उसे कमर से पकड़कर स्लैब पर बैठा दिया। फिर खुद अस्वी के लिए खाना बनाने लगा। अध्यांश ने आधे घंटे में ही अस्वी के लिए सब्जी डालकर खिचड़ी बना दी, कम मसाले और कम तेल में। खिचड़ी बन जाने पर अध्यांश फ्रिज से दही लेकर आया और वहीं किचन में खड़े खड़े प्लेट में खिचड़ी लेकर अस्वी को खाने के लिए देने लगा। पहले तो खिचड़ी देखकर अस्वी ने मुंह बना लिया, लेकिन जब अध्यांश ने उसे आंखें दिखाई तो किसी आनाकानी के बिना अस्वी चुपचाप खाने लगी। अस्वी को खिलाते खिलाते अध्यांश ने खुद भी खा लिया। दोनों का खाना खत्म हो गया तो अध्यांश ने अस्वी से कहा कि वह स्लैब पर बैठी रहे और खुद फटाफट सब कुछ समेटने लगा। किचन साफ हो जाने के बाद अध्यांश अस्वी को लेकर बेडरूम में गया और उसे बेड पर बिठाकर खुद उसके गले में सिर रखकर बेड पर लेट गया। अस्वी को उस समय अध्यांश के चेहरे पर चिंता की कुछ रेखाएं दिखाई दी, जैसे अध्यांश किसी तनाव में हो। उसे ऐसे तनाव में देखकर अस्वी ने अध्यांश के सिर में हल्की सी हाथों से मसाज करने लगी। अध्यांश ने अस्वी का एक हाथ अपने हाथ में लिया और उसे अपने दिल पर रखा और उसकी आंखों में देखकर अपनी बात कहने लगा। जान, मैंने तुमसे बहुत बड़ी बात छुपाई है, या कहूँ
कि मेरी असली पहचान से तुम अभी तक पूरी तरह अनजान हो तो भी चलेगा, लेकिन मेरा इरादा तुमसे कुछ छुपाने का नहीं है। बस मैं सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन अब लगता है कि बिना कुछ छुपाए तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। यह कहकर अध्यांश थोड़ा समय रुक गया। उसे ऐसे रुकते देखकर अस्वी को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी और अध्यांश के बोलने का इंतजार करने लगी। अध्यांश थोड़ी देर रुका और फिर अपनी बात करने लगा। हम जोधपुर राज्य के राजा साहब हैं और आप हमारी रानी साहिबा है। मेरी माँ जोधपुर राज्य की राजकुमारी है। मेरे नाना जोधपुर राज्य के राजा थे। मेरे नाना नानी के संतानों में केवल मेरी माँ ही थी। उनके पास कोई बेटा नहीं था जो उनके बाद राजगद्दी संभाल सके, और इसलिए जब मेरी माँ की शादी की उम्र हुई तो मेरे नाना ने उनके बाद जोधपुर राज्य को संभालने के लिए राजकुमार की तलाश शुरू की। लेकिन नाना जी के माँ के लिए कोई लड़का पसंद करने से पहले ही माँ को मेरे पिताजी पसंद आ गए। हालांकि मेरे पिता राजपूत थे, लेकिन उनका परिवार कोई राज परिवार नहीं था। इसलिए माँ को लगा कि मेरे नाना जी अपने जमाई के रूप में पापा को रिजेक्ट कर देंगे और उनकी शादी किसी राज परिवार में कर देंगे। इस डर से माँ ने पापा के साथ नाना जी से छुपकर कोर्ट मैरिज कर लिया और फिर एक मंदिर में अपने दो दोस्तों की मौजूदगी में हिंदू धर्म के अनुसार रीतियों रिवाजों से शादी कर ली। मेरे दादा दादी को तो इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए उन्होंने माँ को अपने घर की बहू के रूप में खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। शादी के बाद पापा माँ को लेकर बेंगलोर आ गए। माँ ने भी थोड़े समय तक अपने विवाह के बारे में नाना जी से छिपा कर रखा। 1 महीने बाद माँ पापा को लेकर जोधपुर गई। पहले तो इस तरह छिपकर और मर्जी के बिना शादी करने के कारण नाना जी माँ से नाराज हो गए। वे गुस्से में भी थे, लेकिन आखिरकार एक पिता अपनी बेटी के प्यार के सामने हार गए और उन्होंने माँ पापा की शादी को स्वीकार कर लिया। तभी नाना जी ने पिता को जोधपुर राज्य की राजगद्दी संभालने के लिए कहा, लेकिन पापा एक बिजनेसमैन थे। उन्हें इस राजनीति और राजगद्दी में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उन्होंने नाना जी को विनम्रता से मना कर दिया। नाना जी ने उनकी बात मान ली, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह थी कि पापा अपने पहले बेटे को जोधपुर राज्य को देंगे ताकि नाना जी उसे अपने बाद राजगद्दी सौंप सके। पापा ने भी उनकी बात का मान रखा, इसलिए जब मेरा जन्म हुआ तो तुरंत तय के अनुसार मुझे जोधपुर राज्य के भविष्य के राजा घोषित कर दिया गया। जब मैं 3 साल का हुआ तब मेरा राज्याभिषेक किया गया। हालांकि मैं उम्र में बहुत छोटा था, इसलिए जब तक नाना जी जीवित थे तब तक उन्होंने ही राज्य संभाला। जब मैं 6 साल का था तब नाना जी का निधन हो गया। उनके जाने के बाद पापा ने राज्य की जिम्मेदारियां संभाली, लेकिन पापा का साथ भी मेरे भाग्य में ज़्यादा समय तक नहीं था। शायद इसी कारण जब मैं 10 साल का था तब पापा का साथ भी छूट गया। मेरा राज्याभिषेक तो हो गया था, लेकिन कोई भी राजकुमार या राजकुमारी 16 वर्ष की उम्र से पहले राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता था। अचानक ऐसा कठिन समय आया जिसके कारण आसपास के रजवाड़ों के राजा जोधपुर राज्य को निगलने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाने लगे। ऐसे समय में हुकुम साहब हमारी मदद के लिए आए और बिना किसी स्वार्थ के उन्होंने हमारा राज्य संभाला। जब मैंने 16 वर्ष पूरे किए तब उन्होंने हमें हमारा राज्य वापस दे दिया। अध्यांश ने एक सांस में अपनी बात कह दी। अध्यांश के जीवन के बारे में जानकर अस्वी के मन में उसके लिए सम्मान उत्पन्न हुआ, साथ ही उसे दुख भी हुआ यह जानकर कि अध्यांश ने छोटी उम्र में कितना कुछ सहन किया है। अस्वी गर्व भरी नज़रों से अध्यांश को देखती रही। अस्वी को ऐसे घूरते देखकर अध्यांश ने कहा, जान, ऐसे मत देखो, नहीं तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। यह सुनकर अस्वी शर्मा गई और उसकी नज़रें नीची हो गई। हालांकि नज़रें झुकाने के बाद भी उसकी नज़रें तो अध्यांश के चेहरे पर ही थी, क्योंकि अध्यांश तो उसके सीने से लगे ही सो रहा था। अध्यांश, अस्वी के मन में कुछ खटक गया, इसलिए उसने अध्यांश का नाम लेकर उसे बुलाया। क्या है? लेकिन आपने तो बताया नहीं कि हुकुम साहब ने आपको मिलने के लिए क्यों बुलाया था। जान, उस बात के लिए थोड़ा इंतज़ार करो, क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया है। इस बार अस्वी ने कोई सवाल जवाब या कोई तर्क नहीं किया और आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसकी बात मान ली। अस्वी को अचानक कुछ याद आया, इसलिए उसने अध्यांश को बुलाया। अध्यांश, हम
हम हवेली वापस कब जाएंगे? 4 दिन बाद। क्यों, तुम्हें जल्दी जाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस यूं ही पूछा। अध्यांश ने अपना सिर अस्वी की गोद से उठाकर तकिए पर रख दिया और अस्वी से कहा, ओके, अब थोड़ी देर आराम करो, अभी कल ही तो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आई हो। अस्वी ने कुछ नहीं कहा और वह भी बिस्तर पर लेट गई। हालांकि उसने अपना सिर तकिए पर नहीं रखा बल्कि अध्यांश की छाती पर रखा और उसके आलिंगन में समा गई। उसे ऐसा करते देखकर अध्यांश भी मुस्कुराने लगा। अधीरा अथर्व के घर से निकलने के बाद हवेली न जाकर अपने घर चली गई। उसके घर में वह और उसका भाई दैविक ही रहते थे, इसलिए उसे किसी को कुछ बताने की कोई झंझट नहीं थी। अधीरा के दादाजी अधीरा और दैविक के पिता के निधन के बाद से ही राजस्थान में रहने चले गए थे। अधीरा को पता था कि सुबह जब वो हवेली में किसी को नहीं दिखेगी तो सभी चिंतित हो जाएंगे, और इसलिए उसने अथर्व के घर से निकलने के बाद त्रिशिका और दैविक दोनों को मैसेज करके बता दिया कि वह ऑफिस के काम से प्रताप मेंशन आई है, शाम तक हवेली वापस लौट आएगी। एक तरफ अधीरा अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही थी, दूसरी तरफ अथर्व अपनी एक अलग योजना में था। अथर्व को सूचना मिली थी कि 3 दिन बाद प्रताप इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी डील साइन करने जा रही है और वह डील अधीरा को डील करनी है, यानी डील उसकी साइन से ही लॉक होगी। इस बात का फायदा उठाने के लिए अथर्व ने योजना बनाई और अपने विचार को अमल में लाने के लिए प्रतीक्ष को उस तरह का काम समझा दिया और उसे काम में लगा दिया। हवेली में सभी शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। अधीरा वहाँ नहीं थी, इसलिए त्रिशिका का उसके बिना मन नहीं लग रहा था, इसलिए वह आंशी और निवांशी के साथ बैठी थी। आंशी और निवांशी दोनों मिलकर आंशी के फंक्शन के अनुसार पहनने वाले आउटफिट्स की व्यवस्था कर रही थी। इस समय तीनों हॉल में बैठे थे। पाखी हमेशा की तरह अपने कमरे में थी। जब सभी आउटफिट्स अरेंज कर रहे थे तभी आंशी का ध्यान मेहंदी में पहनने वाली चनिया चोली की ओढ़नी पर गया, जो वह अभी तक आई नहीं थी। तभी उसे याद आया कि जिस डिजाइनर ने उस ओढ़नी को डिजाइन की थी, उसने कहा था कि आज की तारीख से पहले ही ओढ़नी उसके बुटीक से कलेक्ट कर ले। आज के बाद उसे ओढ़नी 10 दिन बाद मिलेगी, क्योंकि आज शाम को वह अपने काम से शहर के बाहर जाने वाला था। यह बात याद आते ही आंशी ने घड़ी में देखा तो 2 बज रहे थे। डिजाइनर का बुटीक 5 बजे तक खुला रहेगा। अब समस्या यह थी कि बुटीक पर कौन जाए, क्योंकि घर में दैविक या अंगद नहीं थे। आंशी को परेशान देखकर निवांशी ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। जवाब में अंशिका ने संक्षेप में बात बताई। अस्वी आराम से अध्यांश के आलिंगन में समाई हुई सो रही थी। तभी उसके फोन में एक मैसेज आया। अस्वी की आंखें बंद थी, लेकिन वह जाग रही थी, इसलिए मैसेज टोन का आवाज़ सुनकर अस्वी ने फ़ोन अपने हाथ में लिया और मैसेज देखने के लिए फ़ोन अनलॉक किया। अस्वी ने देखा कि किसी अनजान नंबर से मैसेज आया है। वह एक वीडियो मैसेज था। अस्वी ने वीडियो चालू किया तो वीडियो देखकर उसके हाथ से फ़ोन छिटक गया। वीडियो देखकर अस्वी इतनी घबरा गई कि उसे पसीना आने लगा, लेकिन उसे कुछ करना ही था, इसलिए उसने अध्यांश की नींद न डिस्टर्ब हो इस तरीके से खुद को अध्यांश की आलिंगन से अलग किया और धीमे कदमों से कमरे के बाहर निकल गई। हॉल में आकर उसने गाड़ी की चाबी ली और घर से बाहर निकल गई। पार्किंग में आकर गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी स्टार्ट कर दी। आंशी को इस तरह अपने दुपट्टे के लिए टेंशन में देखकर निवांशी ने पहले तो उसे शांत किया और फिर उसने खुद ही जाकर उस ओढ़नी को लेने के लिए बुटीक जाने और ओढ़नी लेकर आने का फैसला किया और आंशी को बताया। लेकिन उन दोनों के बीच हुई बातचीत हवेली के अंदर आ रहे अमन ने सुन ली और उसके मन में एक शैतानी विचार आया। वैसे भी उसके गलत इरादों के बारे में सिर्फ लड़कों को ही पता था, बाकी सभी लड़कियां उसके इरादों से पूरी तरह अनजान थी। निवांशी अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी लेने के लिए कमरे में जाने के लिए खड़ी हुई। तभी अमन आकर नम्रता से आंशी की तरफ देखकर उससे पूछता है, मैंने सुना कि तुम टेंशन में हो। आंशी तो उसकी असलियत से अनजान थी, इसलिए उसने मासूमियत से पूरी बात बता दी। हालांकि यह बात अमन को पहले से पता थी, फिर भी उसने अनजान बनने का नाटक किया। जब आंशी ने पूरी बात बताई तो उसने यह भी बताया कि अभी निवांशी बेंगलुरु सिटी जा रही है। निवांशी बेंगलुरु सिटी जा रही है, यह बात भी अमन ने दरवाजे पर
खड़े होकर सुन ली थी। अगर तुम्हें कोई दिक्कत न हो तो मैं भी बेंगलुरु सिटी जा रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। अमन ने अपने शब्दों में हद से ज़्यादा मिठास घोलकर निवांशी की तरफ देखते हुए कहा। वंशी, अकेले जाने से अच्छा है कि किसी का साथ हो। आंशी ने भी अमन की बात में हामी भर दी। निवांशी को भी यह बात सही लगी तो उसने भी हाँ कर दी और कमरे में जाकर मोबाइल लेकर आई और फिर निवांशी अमन के साथ बेंगलुरु सिटी के लिए निकल गई। अमन ने हवेली से थोड़ी दूर पहुंचने के बाद जब देखा कि निवांशी की आंखें बंद है तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उसने एक वीडियो बना लिया और वह वीडियो अस्वी को भेज दिया। अस्वी घबराहट में जल्दी से फ्लैट के बाहर निकल गई, अध्यांश को बताए बिना। लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि अध्यांश ने उसे इस तरह घबराहट में जाते हुए देख लिया है। हुआ यूँ कि जब अस्वी के मोबाइल पर मैसेज की टोन बजी तब उसकी आवाज़ से अध्यांश की नींद खुल गई। हालांकि उसने अपनी आंखें नहीं खोली, इसलिए उसे नहीं पता था कि अस्वी को कोई वीडियो मैसेज आया है। लेकिन जब अस्वी के हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर गया तब उसे पक्का तसल्ली हो गया कि ज़रूर उस मैसेज में कुछ ऐसा है जिससे अस्वी की हालत ख़राब हो रही है। अस्वी की घबराहट दूर करने के लिए अध्यांश उसकी तरफ देखने से पहले ही वह बिस्तर से उठकर फटाफट कमरे के बाहर चली गई। अस्वी को जाते हुए देखकर उसकी शंका यकीन में बदल गई कि किसी ने उसे डराने की कोशिश की है और अस्वी डर भी गई है। अब यह जानने के लिए कि वह कौन है, अध्यांश ने अस्वी के साथ जाने के बजाय उसका पीछा करने का फैसला किया और उसने आजर्व से कहकर गाड़ी मंगवाई, क्योंकि उसकी गाड़ी तो अस्वी ले गई थी। अस्वी के पीछे पीछे अध्यांश भी जल्दी से फ्लैट के बाहर निकलकर नीचे आ गया, जहाँ आजर्व पहले से ही गाड़ी लेकर खड़ा था। उसने आजर्व से गाड़ी लेकर उसे गाड़ी से बाहर निकालकर खुद भी अस्वी के पीछे निकल गया। अस्वी को वह मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि अमन ठाकुर ने भेजा था, जिसमें निवांशी गाड़ी में बैठी हुई थी और वह गाड़ी अमन चला रहा था। अमन को निवांशी के साथ देखकर अस्वी घबरा गई। अमन ने वीडियो मैसेज के बाद एक टेक्स्ट मैसेज भी भेजा था जिसमें लिखा था कि अगर वह निवांशी को सही सलामत देखना चाहती है तो वह उसके भेजे गए एड्रेस पर पहुंचे, और वह भी अकेली। निवांशी को अमन के साथ देखकर अस्वी पहले से ही इतना घबरा गई थी कि उसे कुछ सूझ भी नहीं रहा था, और उस घबराहट में वह अध्यांश को बताए बिना ही निवांशी को बचाने के लिए घर से निकल गई। अस्वी को निवांशी की इतनी चिंता हो रही थी कि वह घबराहट में बहुत ही तेज ड्राइविंग कर रही थी। जो उसका पीछा कर रहा अध्यांश भी नोटिस कर रहा था। अमन ने अस्वी को एक मॉल में बुलाया था, जहां पहुंचने में उसे करीब आधा घंटा लगा। मॉल पहुंचकर अस्वी ने निवांशी को खोजने के लिए अमन को फ़ोन किया, लेकिन अमन ने फ़ोन नहीं उठाया। अस्वी ने पूरा मॉल घूम लिया, लेकिन उसे निवांशी या अमन कहीं दिखाई नहीं दिए। अस्वी की इस चिंता और घबराहट में उसे मॉल में भागते हुए देख उसका पीछा कर रहे अध्यांश को भी अजीब लग रहा था। जब अस्वी ने पूरा मॉल घूम लिया तब उसके पास अमन का कॉल आया। अमन का नंबर तो अस्वी के मोबाइल में सेव नहीं था, लेकिन सुबह जिस नंबर से वीडियो मैसेज आया था उसी नंबर से अभी फ़ोन आया था, इसलिए अस्वी को पता चल गया कि यह कॉल अमन का ही है। अस्वी ने एक पल भी देर किए बिना एक ही रिंग में कॉल उठा लिया। कॉल उठाते ही उसे सामने से अमन की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। उसे इस तरह हंसता हुआ सुनकर अस्वी का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। यू बास्टर्ड, वंशी कहाँ है? अस्वी ने दांत भींचते हुए पूछा। अस्वी गुस्से में है, यह उसकी बात करने के लहजे से साफ पता चल रहा था, और अमन को अस्वी को इस तरह टेंशन और गुस्से में देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। रिलैक्स ब्यूटीफुल, तुम्हारी दोस्त उस मॉल में नहीं है, उसे मैं दूसरी जगह ले गया हूँ। अगर उसे बचाना चाहती हो तो जल्दी से वहाँ से निकलो और मैं जो एड्रेस भेजूँ वहाँ 20 मिनट में पहुँच जाओ। अमन ठाकुर, एक बार मेरी वंशी मेरे पास आ जाए, उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुमने किससे पंगा लिया है। अमन को ही धमकी देकर अस्वी ने फ़ोन रख दिया और जल्दी से मॉल से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठकर अमन के भेजे हुए एड्रेस पर जाने लगी। अस्वी का पीछा कर रहे अध्यांश ने भी उसकी बातें सुन ली थी, तो उसे समझ आ गया कि यह सब जो भी हो रहा है इसके पीछे अमन ठाकुर का हाथ है। लेकिन अभी सोचने या कुछ करने का समय नहीं था, इसलिए अध्यांश ज़्यादा न सोचते हुए अस्वी के पीछे पीछे निकल गया।
जब अस्वी अमन के भेजे हुए एड्रेस पर पहुंची तो उसे वहां भी निवांशी नहीं मिली। उसके बाद अमन ने एक के बाद एक 4-5 एड्रेस भेजकर अस्वी को 3 घंटे बेंगलुरु सिटी में घुमाया। निवांशी की चिंता में अस्वी बिना कुछ सोचे समझे जहां अमन बुलाता वहां पहुंच जाती, लेकिन उसे हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। इस 3 घंटों में अस्वी का 6 से 7 बार एक्सीडेंट होते होते बचा। उसे इस तरह रफ ड्राइविंग करते देख आद्यांश की सांसें भी रुक गई थी। निवांशी को बचाने की टेंशन में अस्वी को जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था, इसलिए अमन जैसे उसे घुमा रहा था वैसे ही वह घूम रही थी। इसी तरह 1 और घंटा बीत गया और अमन ने अस्वी को पूरे बेंगलुरु सिटी में घुमाकर फिर से उसी मॉल में बुला लिया। फिर से वही मॉल का लोकेशन देखकर अस्वी का गुस्सा फूट पड़ा, साथ ही उसे मन में कुछ खटका भी, और इसलिए अस्वी ने मॉल में जाने से पहले एक कॉल किया। साथ ही उसने खुद को भी डांटा कि इतनी बड़ी बात वह भूल भी कैसे सकती है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो ढेर सारे लाइक और कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।